नहीं पाया। आज फिर से सेट थ्योरी का शुरू से करेंगे। 2 घंटा है आज, जितना हो सके करना पड़ेगा। ओके, तो सेट लास्ट दिन मैंने बोला था कि व्हाट इज सेट। सेट इज कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस माने एक जैसा, इंडिपेंडेंट यूनिक ऑब्जेक्ट और एलिमेंट, एक ही बात। ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक जैसा, जैसे चेयर, टेबल। सिर्फ चेयर का सेट हो सकता है, सिर्फ टेबल का हो सकता है, लेकिन अगर फर्नीचर बोलेंगे तो उसमें टेबल चेयर सब कुछ आएगा। ठीक है ना। इंडिपेंडेंट माने एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करेगा, सब अपना अपना होगा, यूनिक होना पड़ेगा। सो दिस थ्री थिंग्स शुड बी देयर इन अ सेट: होमोजीनियस, इंडिपेंडेंट एंड यूनिकनेस। ठीक है। तो सेट, यू ऑलरेडी नो बेसिक्स अबाउट द सेट्स, तो विल मूव फर्दर। जैसे ठीक है, तो सेट थ्योरी में सो सेट क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस, इंडिपेंडेंट एंड यूनिक। होमोजीनियस माने एक जैसा, एक ही सेम क्लास का बिलोंग करेगा। इंडिपेंडेंट मतलब एक एलिमेंट दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, सब अपना अपना रोल प्ले करेगा। एंड यूनिक मतलब ऑल एलिमेंट विल बी यूनिक, ऑल एलिमेंट्स विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। तो मैं उस दिन बोल रहा था सिंगलटन सेट। सेट, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेट। मैं फटाफट करते जा रहा हूं। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट इज अ सेट contains only one element। तो जिस जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। एग्जांपल, सपोज सेट ए हैज स्मॉल ए। सपोज इसमें मैं 2 लिख देता हूं। ठीक है। तो ये हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट ए? ओनली वन एलिमेंट, एक ही तो एलिमेंट है। क्या है उसका वैल्यू? उसका वैल्यू है 2। तो कोई भी सेट में अगर सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। वेरी सिंपल। देन फाइनाइट सेट मतलब जिस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, और इसको मैं लिख नहीं रहा हूं। फाइनाइट contains countably finite number of elements। एग्जाम्पल क्या है? सपोज बी इज अ सेट ऑफ फाइनाइट एलिमेंट। तो बी क्या है? इट्स ए 2i, वेयर आई क्या है? आई इज ऑड, पॉजिटिव एंड लेस देन 10। ठीक है। सो आई इज ऑड, पॉजिटिव एंड लेस देन 10। तो ऑड मतलब क्या हो सकता है? 1, 3, 5, 7, 9 एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दिस इज ऑड एंड पॉजिटिव। हाँ, तो -1 -3 सब नहीं होगा, पॉजिटिव एंड लेस देन 10। तो लेस देन 10 मतलब क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। सो दीज आर द वैल्यू ऑफ आई। तो उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2, 6, 10, 14, 18। So this set has only 5 element, 2, 6, 10, 14 element। ठीक है। तो इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होगा? We'll take the same example, contains infinite number of elements। Example, suppose a set C I plus 1, where I is
इवन, बस बोल दिया और कुछ नहीं बोला, आई इज इवन, ठीक है, ये कोलोन है, कोलोन, आई इज I+1 कोलोन आई इज इवन। तो इवन का मतलब क्या है, इट कैन बी +2, इट कैन बी -2, प्लस माइनस के बारे में कुछ बोला नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव कुछ नहीं बोला, देयर इज नो रेंज, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आई का वैल्यू -1 -2 -4 -6 -8 -12 कुछ भी माइनस जा सकता है, प्लस भी कुछ भी जा सकता है, उसके साथ 1 ऐड करना है। सो दिस इज सिंपल, दिस इज इनफाइनाइट ऑब्वियसली। तो इवन नंबर का कोई खत्म ही नहीं है दुनिया में, इनफाइनाइट नंबर इवन नंबर्स आर देयर, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। That is also called equal. When a set is called to be equal, if every element of a set A is equal to every is equal to an element of other set B। तो मेरे पास दो सेट है, सेट A, सेट B। तो सेट ए में बहुत सारे एलिमेंट हो सकता है, सेट बी में भी बहुत सारे एलिमेंट हो सकता है। तो दोनों एक ये दोनों सेट इक्वल कब होगा, दे आर इक्वल इफ ईच एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू एन एलिमेंट। एन मतलब कोई एक एलिमेंट के साथ सेम होना चाहिए, ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो ही हम उसको इक्वल सेट बोलते हैं। तो इक्वल सेट देखने में कैसा होता है, इक्वल सेट को हम ऐसे लिखते हैं, एग्जांपल ए इक्वल टू बी। ये कब होता है, इसका कंडीशन क्या है, द कंडीशन इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स, इसको देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर ऑल, दिस इज कॉल्ड फॉर ऑल, ठीक है। और ये सिंबल को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट्स, ये सिंबल याद रखो। तो वी को पेट पेट काटने से उसको बोलते हैं फॉर ऑल, और ऐसा इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट्स, ठीक है। तो इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, दिस इज बिलोंग साइड, ठीक है, बिलोंग एप्सिलॉन जैसा होता है, बड़ा एप्सिलॉन। तो इफ फॉर ऑल एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू सेट ए, ठीक है, is equal to for one of the element x belong to b, तो ही हम उसको बोलेंगे इक्वल। तो x कैन बी एनी एलिमेंट फ्रॉम ए सेट ए, अगर वो v एलिमेंट का किसी एक एलिमेंट के साथ समान है तो सभी एलिमेंट के लिए m होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए एलिमेंट का एक बी एलिमेंट का एक के साथ मैच किया तो नहीं होगा, दूसरा के साथ भी दूसरा होना है, तीसरा के साथ भी तीसरा होना है। सो ऑल एलिमेंट, सो एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एन एलिमेंट ऑफ बी, तो ही हम उसको बोलेंगे इक्वल सेट। तो और कुछ नोमेनक्लेचर है, जैसे इफ आई राइट कैपिटल एन मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, सिमिलरली और हमारे काम के लिए क्या चाहिए, आर कैपिटल, और भी बहुत तरीके का है, ये 2-3 हमारा काम चल जाएगा। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। सो दैट्स इट। तो इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 दीस आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सो कैपिटल एन लिखने का मतलब नेचुरल नंबर, कैपिटल जेड लिखने का मतलब इंटीजर, आर लिखने का मतलब रियल नंबर। अगर इसके ऊपर कोई प्लस साइन, सॉरी नॉट प्लस, तो इसमें अगर कोई प्लस डाल देगा, जेड प्लस, प्लस का मतलब है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्लियर।
तो ऐसे अगर कोई प्लस लिख देगा तो होगा पॉजिटिव इंटीजर, अगर माइनस लिखेगा। सर हाँ सर इक्वल सेट का डेफिनेशन एवरी सेट ऑफ ए इज आल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ बी हाँ, एंड वो सबके लिए होना है, टू एन एलिमेंट ऑफ अदर सेट ऑफ बी, लेकिन ये सबके लिए होगा। इज आल्सो द सेट ऑफ बी। ए हाँ और बी का मतलब दोनों सेम है। सेम सेम, जैसे एग्जांपल, सर आपने तो फिर एन एलिमेंट क्यों लिखा? कहाँ एन एलिमेंट लिखा है? सर इक्वल टू एन एलिमेंट ऑफ अदर सेट बी। एन एलिमेंट का मतलब है एक सेट ए का एक एलिमेंट दूसरा सेट बी का कोई एक एलिमेंट के साथ समान होना चाहिए। इंग्लिश में लिखना गलत है, तुम ये मैथमेटिकली देखो। ओके सर। मैथमेटिकली देखो, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल, ये ठीक है, फॉर ऑल एक्स, एक्स इज एन एलिमेंट फ्रॉम सेट ए, तो कोई भी एलिमेंट हो ए के लिए, दैट शुड बी सेम एज अनदर एलिमेंट एक्स दैट इज बिलोंगिंग टू अनदर सेट बी। ऐसे मैथमेटिकल लिखने से ठीक है। अगर जिसको समझ में नहीं, मैथमेटिकल सपोज 2 4 5 8, तो एक सेट है ए, उसमें 2 4 5 8 है। दूसरा सेट है बी, उसमें मैंने लिखा 4 2 8 5। दैट मीन्स बोथ द सेट्स आर सेम, क्योंकि ए में जो भी एलिमेंट है बी में भी उसका प्रेजेंस होना पड़ेगा। द सेम एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट, द सेम एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट। आगे पीछे हो सकता है लेकिन होना चाहिए। तो यह है मैथमेटिकल थिंग। नाम ठीक है, सभी एलिमेंट, इसमें भी जितना एलिमेंट होगा उसका नाम कैरेक्टरिस्टिक दूसरा एलिमेंट में नाम और कैरेक्टर सेम होना चाहिए। तो कैपिटल एन का मतलब है नेचुरल नंबर का सेट, जेड का मतलब है इंटीजर का सेट, आर का मतलब रियल का सेट। तो किसी के ऊपर अगर प्लस माइनस ऐसा आएगा, प्लस मतलब पॉजिटिव, माइनस मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो ये सब कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है अभी जो आएगा बाद में, ये सब एक बेसिक फाउंडेशन चीज है। नेक्स्ट चीज है, तो अभी एग्जांपल होगा सबसेट। हाँ, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो सबसेट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इस तरीके का सिंबल जो है इसको हम सबसेट सिंबल बोलते हैं। तो बहुत तरीके का सिंबल है, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट्स, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, इसको बोलते हैं सबसेट, याद रखना है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। ऐसा बहुत तरीके का सिंबल्स है, हर एक सिंबल का अपना अपना मीनिंग है। सो पहला वाला है देयर एग्जिस्ट्स, उस नेक्स्ट वाला है फॉर ऑल, उसके बाद वाला है सबसेट, लास्ट वाला जो सिंबल है एप्सिलॉन जैसा, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इसी में सभी को चाहिए। तो सबसेट देखने में कुछ ऐसा है, सबसेट को हम हमेशा इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो सबसेट होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज सबसेट? एनी आइडिया सबसेट क्या है? सबसेट क्या है? तो अगर हम बोलेंगे आई हैव, ए इज आल्सो ऑल एलिमेंट ऑफ बी। ऑल होना है ऐसा नहीं है, ऑल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, एलिमेंट होना चाहिए, ठीक। तो सबसेट का कैसा है देखो, सपोज तुम्हारे पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। तो हम अगर बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, ये सिंबल, इस सिंबल, ये जो मैथमेटिकली लिखा है ए, उसके बाद एक सिंबल ऐसा डाला सबसेट सिंबल, उसके बाद बी, इसका मतलब है इंग्लिश में कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर तुम ऐसे लिखोगे, इसका मतलब हुआ, नीचे वाला जो लाइन लिखा है इसका मतलब हुआ बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो पहले वाला जो है उसको वो दूसरा वाला का सबसेट होता है, दैट इज, इसके इंग्लिश में बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। नाउ ये तो हम बोलते हैं, लेकिन सबसेट होता क्या है? दैट मीन सबसेट में दो कॉन्सेप्ट है। एग्जांपल देता हूं तो डायरेक्ट समझ में आएगा, ठीक है। एक है प्रॉपर सबसेट, पता है प्रॉपर सबसेट? सबसेट
हाँ, नहीं है, अच्छा ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, मैथमेटिकली लिखूंगा, इंग्लिश में नहीं। तो फॉर ऑल एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल एलिमेंट एक्स माने ए में जितना भी एलिमेंट है उसको मैं एक से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। एक ए के अंदर में दो एलिमेंट हो सकता है, 1 करोड़ एलिमेंट हो सकता है, जितना एलिमेंट है सबको मैं एक से डिनोट कर रहा हूं। तो फॉर ऑल एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू सेट ए, समझ में आया? तो इसको लिखना है, फॉर ऑल एलिमेंट, फॉर ऑल एलिमेंट एक्स belonging to set A, if for all element x belonging to set A also belongs to B, इसका मतलब है A is a subset of B, ठीक है। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा है एग्जाम्पल। सपोज तुम्हारे पास एक सेट है ए, उसके अंदर है 2 और 4, और एक सेट है बी, उसके पास है 1, 5, 2, 7, 8, 4। सो आई हैव टू सेट। एग्जाम्पल देखो, ज्यादा समझ में आएगा। तो ए में 2 एलिमेंट है 2 और 4, बी में बहुत सारे एलिमेंट है। तो कैन आई से ए इज ए सबसेट ऑफ बी? हाँ, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी ये बोलने के लिए कौन सा कंडीशन है? ये इफ कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कंडीशन क्या बोला है? फॉर ऑल एलिमेंट एक्स दैट बिलोंग्स टू ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू बी। इसका मतलब ए के अंदर में क्या क्या है? ए के अंदर में 2 है, फिर मुझे चेक करना है क्या 2 बी के अंदर में है? हाँ है, ठीक, वेरी गुड। देन मुझे चेक करना है 4 बिलोंग्स टू ए, यस करेक्ट, 4 बिलोंग्स टू ए। क्या 4 बी में भी है? हाँ है, करेक्ट। दैट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा, सपोज आई हैव अनदर सेट सी, उसके अंदर में, और उसको मैं लिख रहा हूं नल सेट। सी इज अ नल सेट। नल सेट मतलब इसके अंदर में कुछ नहीं है, एम्प्टी, इट इज एन एम्प्टी सेट। कैन आई कॉल, कैन आई से सी इज ए सबसेट ऑफ बी? यस आई कैन से, क्योंकि नल मतलब क्या है? कुछ नहीं है, एम्प्टी। एम्प्टी कैन ऑल्सो बी ए सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है। तो ऐसे मैं बोल सकता हूं, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। तो एक, तो सिंपल भाषा में एक सेट में जो भी एलिमेंट है दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन अदर सेट। अगर ऐसा हुआ तो मैं फर्स्ट सेट को बोलूंगा दूसरा सेट का सबसेट, ठीक है। अब नहीं, कुछ नहीं होगा, जैसे सी में कुछ नहीं है तो भी मैं बोलूंगा उसका सबसेट, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसा ऐसा हो सकता है। एनदर एग्जांपल, सपोज डी के अंदर में है 9 और 10। हाँ, अभी कैन आई से डी इज ए सबसेट ऑफ बी? नो, डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, नहीं है। क्यों? नॉट का मतलब ऐसे क्रॉस करना है उसको, ठीक है। सो डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। क्यों नहीं है? बिकॉज डी के अंदर में 9 है 10 है, कुछ भी हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट एलिमेंट शुड ऑल्सो प्रेजेंट इन बी। लेकिन बी के अंदर में 9 10 नहीं है, सब ऑल यहां पे लिखा है ऑल। फॉर ऑल मतलब पहला एलिमेंट, पहला सेट में जितना भी है, जितना भी एलिमेंट है, सबके सब एलिमेंट दूसरा सेट में होना पड़ेगा, तभी मैं बोलूंगा कि फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट, ठीक है। सो A is a subset of B, C is a subset of B, but D is not a subset of B because D में 2 एलिमेंट है, but none of the element belongs to B. That's why एक होने से भी नहीं होता। सपोज, समझ में आया? लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, E अनदर सेट। सपोज आई राइट 2,9, E के अंदर में 2 एलिमेंट है 2,9। इज E a subset of B? No, E is not a subset of B. क्यों? 2 तो प्रेजेंट है, हाँ 2 E में भी है B में भी है, ठीक, बट E के अंदर में 9 है, B के अंदर में 9 कहाँ है?
9 को भी तो होना पड़ेगा. So all the element from the first set should present in the second set. तो ये हम बोलेंगे first set is the subset of second set. Clear? तो मैंने 4-5 एग्जांपल दे दिया है, इतना से क्लियर हो जाना चाहिए. तो सभी का सभी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए सेकेंड सेट. ठीक है, हो गया. तो नाउ सबसेट का जो कॉन्सेप्ट है ये दो तरीके का है. एक है प्रोपर सबसेट, एक है इम्प्रोपर सबसेट. इम्प्रोपर और प्रोपर, क्या है ये कॉन्सेप्ट? तो पहले इम्प्रोपर देखो, फिर में प्रोपर देखते हैं. ठीक है, तो प्रोपर सबसेट क्या है? When A is a proper subset of B, then we denote this by. तो पहले मैं देख लेता हूं प्रोपर सबसेट में क्या है. प्रोपर सबसेट कुछ ऐसा दिखता है. सबसेट सिंबल क्या है याद है? सबसेट सिंबल को हम ऐसे लिखते हैं, यू को घुमा के नीचे लाइन लगाते हैं. दिस इज सबसेट सिंबल. प्रोपर सबसेट में, ठीक है, प्रोपर सबसेट में सिंपल ये सी वाला, घुमा के सी वाला जो भी है, घुमा के यू वाला, इससे डिनोट करते हैं. तो A इज ए प्रोपर सबसेट. ठीक है, तो A इज ए प्रोपर सबसेट ऑफ B. इसका मतलब क्या है? नाउ गिव मी एन एग्जांपल फ्रॉम दिस सेम एग्जांपल जो हमने दिया है. और इम्प्रोपर सबसेट का, और इम्प्रोपर सबसेट का कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं है. ठीक है, इम्प्रोपर सबसेट का कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं है. नाउ कैन यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ प्रोपर सबसेट हियर? नो आइडिया? देखो पहला वाला एग्जांपल हो गया. नाउ आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ प्रोपर सबसेट. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज ऑलरेडी अ प्रोपर सबसेट. ए के अंदर 2 4 है, बी के अंदर बहुत सारा एलिमेंट है. ए के अंदर में क्या है? 2 है, 4 है. सो दोस एलिमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन बी. सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी. नाउ द क्वेश्चन इज, सबसेट तो हो गया, इज ए अ प्रोपर सबसेट और ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट? आंसर इज ए इज अ प्रोपर सबसेट इन दिस केस. क्यों? प्रॉपर होने के लिए देखो, फिर से एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल. लेट अस टेक x एंड y. सपोज x इज अनदर सेट. छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, 2 5 7 है. y is another set, 2 5 7. That means if all element of x is present in all element of x is present in, समझ में आया? That means all element of x is equal to y. ऐसा सिचुएशन में हम बोलते हैं कि x is an improper subset. सबसेट तो है ही, but it is an improper subset. हम लिखेंगे improper. एग्जाम्पल क्लियर हुआ? और ऊपर में क्या होगा? A is a proper subset. तो proper subset को हमेशा हम इस तरीके से लिखेंगे. Improper subset is very rarely happens. ऐसा ये हमेशा नहीं होता है. नॉर्मली proper subset ही हमको मिलता है. Improper subset मतलब all element of first set और all element of second set both are same. सेकेंड सेट में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रहेगा. सो जितना एलिमेंट फर्स्ट सेट में है उतना ही एलिमेंट सेकेंड सेट में होगा. दैट इज द प्रॉब्लम. यस, एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, बट दैट इज इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर माने सब, यहां पे भी जितना है एक्स में, वाई में भी ठीक उतना ही है, ज्यादा होना चाहिए. सो इफ इट इज मोर देन इट इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट. तो टॉप का जो एग्जांपल है, ए के अंदर में 2 4, बी के अंदर में बहुत सारे एलिमेंट है. So A has lesser element than the B, but all element of A are present in B. तो A में 2 और 4 है, B में भी 2 और 4 है, लेकिन B में बहुत ज्यादा एलिमेंट है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आर देयर. So in this kind of example, we will say A is a proper subset of B. ठीक है, और नीचे का भी सबसेट ही है, both are subset. A is a subset of B. X is also a subset of Y, but X is an improper subset. But A is a proper subset. Clear? ठीक है, तो इम्प्रॉपर ज्यादा हमारे लाइफ में आता नहीं है. हमारे लाइफ में नॉर्मली प्रॉपर सबसेट ही आते हैं. प्रॉपर मतलब फर्स्ट सेट में जितना एलिमेंट है
सेकेंड सेट में वो तो होगा ही, प्लस सम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट, ठीक है। सो दैट इज द प्रॉपर सबसेट कॉन्सेप्ट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। दैट मीन्स एनी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो सपोज तुम्हारे पास एक सेट है W, W के अंदर में है A B C, कैपिटल W, W के अंदर में है A B C, थ्री लेटर्स आर देयर। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं W is an improper subset of W, ठीक है। कोई भी सेट खुद का भी सबसेट है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ दैट सेट इज पार्ट ऑफ अनदर सेट। सो दैट मीन्स जो सेट W में ABC है, सो W तो W का सबसेट है ही, है ना, कि W में ABC है। अब W का अगर दूसरा एक हम वर्जन निकालेंगे उसमें भी ABC है। सो W इज अ सबसेट ऑफ W बट इज इम्प्रॉपर। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर एंड सेम नंबर एंड सेम कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स आर देयर। That's why it is improper subset. But subset is obviously a subset, but improper. So that's why we call subset. There are two types of subset: proper subset and improper subset. तो हमको चाहिए proper subset, ना कि improper. Improper subset होने से क्या होता है? They becomes equal. Actually, improper subset is nothing but their equal set. है ना, दोनों तो एक ही चीज है, तो उसका क्या फायदा हुआ मुझे? उससे कुछ फायदा नहीं है। तो मुझे दो अलग अलग चीज चाहिए, है ना, तभी तो मैथ करने में मजा आएगा। That means I need a proper मतलब हाँ ठीक ठाक सबसेट। प्रॉपर माने हाँ, माने ये, that's why we call it proper। तो प्रॉपर सबसेट लेके हमारा ज्यादा सोचना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। प्रॉपर मतलब पहला वाला सेट में जितना एलिमेंट है सेकेंड में उससे ज्यादा रहेगा, वो तो रहेगा ही प्लस एक्स्ट्रा रहेगा, दैट इज प्रॉपर। और प्रॉपर ही हमको चाहिए। और प्रॉपर सबसेट को हम ऐसे उल्टा थोड़ा घुमा के सी वाला चीज से लिखते हैं, दैट इज द प्रॉपर सबसेट सिंबल, ठीक है। नाउ इतना हो गया। सपोज आई हैव अनदर एग्जांपल x। सपोज x इज अ सेट व्हिच हैज 3 एलिमेंट। तो x में 3 एलिमेंट है A, B and C। Now the question is how many subset can be created from a set? Very simple answer. How many subset can be made from a set? तो ये जो एग्जांपल है, x में 3 एलिमेंट है, ठीक है, ओनली 3 एलिमेंट्स A B C। क्वेश्चन है x में अगर 3 एलिमेंट है तो हाउ मेनी सबसेट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम दिस x? बहुत सारे का सबसेट हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज मैंने एक सबसेट बनाया, नाम नहीं दे रहा हूं, जस्ट लिख रहा हूं, तो उसमें सिर्फ A हो सकता है, हाँ। दूसरा एक सबसेट बनाया, उसमें सिर्फ B हो सकता है, हाँ। तीसरा और एक सबसेट बनाया, उसमें सिर्फ C हो सकता है, हाँ। चौथा और एक सबसेट बनाया, उसमें A B दोनों हो सकता है, हाँ। और क्या क्या हो सकता है? A C दोनों हो सकता है, हाँ। B एंड C दोनों हो सकता है, हाँ। डोंट राइट C B और B C, B कोमा C, C कोमा B एक ही चीज है, A कोमा C, C कोमा A एक ही चीज है, A कोमा B, B कोमा A एक ही चीज है। आगे पीछे कोई मतलब नहीं होता है सेट में, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल दे रहा हूं, इफ x is a set, it has 3 element A B C, question is how many subset can be created from this set? तो मैं देख रहा हूं, तो अगर सबसेट का मतलब क्या है, तो मैं एक सबसेट बनाया, तो सेकंड ब्रैकेट होता है ना सेट में, तो हम नाम नहीं दिया, सपोज इट इज x1 x2 x3 x4, देयर आर डिफरेंट नेम्स, तो नाम देने का जरूरत नहीं है, मैं जस्ट क्रिएटिंग द नेम, क्रिएटिंग द सबसेट्स। तो A B C है मेन सेट में, उसका एक छोटा सा सेट बनेगा, उसका होगा A। और एक सबसेट क्या हो सकता है जिसमें सिर्फ B हो सकता है, और एक सबसेट क्या हो सकता है सिर्फ C, और एक सबसेट हो सकता है ओनली A B मिला के, और हो सकता है A C मिला के, देन इट कैन बी B C टुगेदर, और इट कैन बी A B C, ऑल A B C कैन बी प्रेजेंट। तो इतना तरीके का सबसेट हो सकता है, प्लस देयर कैन बी अनदर सबसेट जिसको हम बोलते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट। तो मैंने शुरू में बोला दैट एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है। तो इफ, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन x? देयर आर 3 एलिमेंट, तो इसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी,
कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी को कैसे कैसे लिखते हैं? कार्डिनलिटी को हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है? नॉन एम्प्टी का मतलब है उसमें कुछ ना कुछ है ना। एम्प्टी का मतलब क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो मुझे क्या फायदा होगा? आई नीड समथिंग व्हिच इज सम एलिमेंट इनसाइड। तो इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, इसका मतलब है ए के अंदर में अगर कुछ है, कुछ एलिमेंट्स है, तो कार्डिनलिटी किसको बोलते हैं? कार्डिनलिटी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, उस सेट के आगे पीछे ऐसा करके दो लाइन खींच देते हैं, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन खींचते हैं। So that is the concept that is called the cardinality. So cardinality is nothing but total number of element of a set. कार्डिनलिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। तो अगर मैं लिखूंगा कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, तो आंसर क्या होगा? एक्स के अंदर कितना एलिमेंट है? हाउ मेनी एलिमेंट्स इनसाइड एक्स? 1 2 3, 3 एलिमेंट। सो कार्डिनलिटी ऑफ एक्स कितना होगा? इट इज 3। सिमिलरली ऊपर का एग्जांपल में ए इज अ सेट, what is the cardinality of A? It is 2. Q? Because it has only 2 elements. Similarly, what is the cardinality of B? B set. B, how many elements are there inside B? 1 2 3 4 5 6. So cardinality of B is 6. Clear? So cardinality को हम ऐसे डिनोट करते हैं, वर्टिकल लाइंस डालते हैं आगे पीछे, बीच में से सेट का नाम। तो कार्डिनलिटी का मतलब क्या है? कार्डिनलिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड द सेट। तो सेट के अंदर में कितना एलिमेंट है, दैट इज द कार्डिनलिटी। तो एक्स में 3 है तो 3 कार्डिनलिटी। ए के अंदर में 2 एलिमेंट है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 2। बी के अंदर में 6 एलिमेंट्स है, सो कार्डिनलिटी ऑफ बी इज 6। सो कार्डिनलिटी इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है? सो इन दिस केस, इन दिस एग्जांपल, मैंने क्या बोला? x इज अ सेट व्हिच हैज 3 एलिमेंट्स, सो कार्डिनलिटी ऑफ x इज 3, दैट इज a b एंड c। तो x के अंदर में 3 एलिमेंट है, तो हाउ मेनी सबसेट आई कैन क्रिएट फ्रॉम x? मैंने एग्जांपल करके दिखाया। एक सेट हो सकता है, एक सबसेट हो सिर्फ ए हो सकता है, सिर्फ बी का एक सबसेट, सिर्फ सी का एक सबसेट, सिर्फ ए बी का एक सबसेट। दैट मींस टोटल कितना? 1 2 3 4 5 6 7, और एक क्या हो सकता है? नल सेट। हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो भी चल सकता है। सो टोटल हाउ मेनी? दैट इज 8। 8 subset is created from X. So now if you try to make it a formulation kind of thing, तो हम कैसे लिख सकते हैं? If you have a set A, उसको कार्डिनलिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है? So if set A has n number of element, तो जैसे X में कितना एलिमेंट है? 3। Similarly, for example, suppose ए के अंदर में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो मैं कैसे लिखूंगा? कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू n। इसका मतलब है ए के अंदर में n एलिमेंट्स है। सो इफ ए इज अ सेट, तो उसके अंदर में n एलिमेंट्स है, तो हम उसको बोलेंगे कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू n। तो इफ इट हैपेंस, अगर ऐसा होता है, तो इफ इट हैपेंस, देन how many subset can be created from the set A? The answer will be number of subset of A is equals to 2 to the power mod of A, that is 2 to the power n. This is very famous thing. और ये बहुत क्वेश्चन में आता है कि what is the subset? How many subset can be created from a finite set? तो X is a finite set, 3 एलिमेंट है, ठीक है? A is a finite set, ऊपर का 2 एलिमेंट है, B is a finite set, ऊपर का 6 एलिमेंट। The question is, if you have a set A which has n number of element, so how many subset can be created of A? Answer is 2 to the power mod of A। तो mod of A का मतलब क्या है? n, so 2 to the power n। Clear? So in this example, if we see, so in this example, x का cardinality कितना है? In this example, x has 3 elements, so cardinality of x is 3. So how many subset can be created from x? We can use the formula.
तो x का कितना सबसेट हो सकता है? सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम x इज 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ x. सो 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ x माने 2 टू द पावर 3, दैट इज 8. एंड देखो ठीक से 8 ही बना है, टोटल 8 बना है, एकदम एग्जैक्टली 8 बनेगा. दिस इज फिक्स्ड फॉर्मूला. ठीक है. सो वी कैन टेक अनदर एग्जांपल ऑफ द सेम फॉर्मूला, राइट इट, नोट इट डाउन और रिमेंबर इट, जो भी करना है करो. सपोज C इज अ सेट, उसके अंदर में 2 एलिमेंट्स है, 2 and 9. तो हाउ मेनी सबसेट कैन बी क्रिएटेड? How many subset can be created from C? Answer is 2 to the power mod of C. So what is mod of C? That is cardinality of C. C के अंदर में कितना एलिमेंट है? 2. So 2 to the power cardinality of C is 2. So 2 to the power 2 is 4. And show them, दिखाओ कौन सा है, तो दिखाते हैं. So C के अंदर में 2 and 9 है, तो एक सबसेट सिर्फ 2 से एक सबसेट बन सकता है, सिर्फ 9 से एक सबसेट बन सकता है, 2 और 9 दोनों मिला के एक सबसेट बन सकता है, या फिर मैंने दोनों में से किसी को भी नहीं लिया, नल सेट, दैट कैन आल्सो बी ए सबसेट. ठीक है. तो इस तरीके से हम सबसेट को ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है. दिस इज द सबसेट. नाउ लेट अस राइट इट इन मोर मैथमेटिकल एंड बेटर वे. ठीक है. तो लेट्स तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है? दैट मीन्स वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं पावर सेट. सो व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स. दैट्स इट. दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ पावर सेट. पावर सेट क्या है? इट इज अ सेट of all the subsets. So let's take an example. Always take an example, otherwise solve nahi hoga. Suppose S is a set which has 3 element, 1, 2 and 3. S में 3 ही element है, जैसे थोड़ी देर पहले example दिया था. So हम power set of S को कैसे लिखेंगे? Always you write the power set of S in this fashion, P of S. तो उसको कैसे लिखना है? कुछ ऐसे. Because power set is also a set. सो बट ये इस सेट के अंदर में क्या होता है? नॉर्मली सेट के अंदर में क्या होता है? इंडिविजुअल एलिमेंट होता है, लेकिन पावर सेट के अंदर में सेट ही होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं पावर सेट. सो क्या क्या हो सकता है? सिर्फ 1 हो सकता है, सिर्फ 2 हो सकता है, सिर्फ 3, सिर्फ 1 2, सिर्फ 2 3, सिर्फ 1 3, सिर्फ 1 2 3 एंड कुछ नहीं भी हो सकता है. दैट इज अ नल सेट. सो टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8. यस, इट मस्ट बी 8 फ्रॉम द फॉर्मूला वी नो. ठीक है ना. तो अगर कोई सेट का इफ एज इज अ सेट, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ पावर्स? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इनसाइड ए पावर? हाउ मेनी सबसेट्स आर क्रिएटेड? 2 टू द पावर mod of S. सो mod of S का मतलब क्या है? हाउ मेनी एलिमेंट्स इनसाइड S? 3 element, 2 to the power 3, that is 8 subset can be created. और तो 8 सबसेट हमने एक साथ लेके अगर एक सेट बनाऊंगा, उस पूरा का पूरा सेट को हम बोलते हैं पावर सेट. So that's why this all symbol is very important. A set of all the subsets. तो S में से कितना सबसेट हो सकता है? 8 सबसेट. 8 सबसेट को टोटल को एक साथ अगर सेट बनाओगे, so that is called the power set. Clear? So I hope it is clear. ये तुम लोगों को बेसिक आता ही होगा, फिर भी एक रिकैप जैसा हो रहा है. Don't forget all these things. बहुत ही आसान है. Similarly, suppose you have a set X, उसके अंदर में 4 elements है, suppose A, B, C, D. Then how many subsets can be created from X? Answer is 2 to the power mod X. So mod X का मतलब क्या है? Cardinality of X. So how many elements are there inside X? 4. So 2 to the power 4 means 16 subsets can be created. और 16 का 16 सबसेट अगर मैं लेके एक साथ एक ग्रुप बनाऊंगा, then that will be called the power set. Clear?
तो पावर सेट के साथ सेट का रिलेशनशिप क्लियर हो गया। दैट पावर सेट, दैट इज, अभी मैं थोड़ा और बेटर लिख रहा हूं। सो देखो, तो मेरे पास क्या है, एक सेट है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो मैथमेटिकली लिखना है, इंग्लिश कम मैथमेटिक्स ज्यादा। सपोज यू हैव ए सेट एस, तो उसको कार्डिनलिटी को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे मॉड, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट एस, ठीक है। तो उसको अगर 2 टू द पावर एन करेंगे, 2 टू द पावर दैट करेंगे, तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेगा। और सबको एक साथ, उस सबके सब सबसेट को एक साथ ग्रुप करेंगे तो क्या बनेगा, पावर सेट बनेगा। सो पावर सेट ऑफ एस क्या होता है, पी ऑफ एस। तो सिंपल एक सेट को हम सपोज उसका नाम है एस, तो उसका पावर सेट क्या होगा, पी ऑफ एस। तो पी ऑफ एस का साइज कितना होगा, व्हाट शुड बी द कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ एस। कार्डिनलिटी का मतलब क्या है, हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इनसाइड द पावर सेट। पावर सेट का डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो एस का कितना सबसेट हो सकता है, 2 टू द पावर एस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट formula, so don't forget it. So P of S, that means power set of a set is total number of element of the power set equals to 2 to the power cardinality of that set. S के अंदर अगर 3 एलिमेंट है, so 2 to the power 3, total 8 एलिमेंट होगा। So cardinality of S, that is the basic set, and cardinality of the power set can be related by this particular मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। पावर सेट और सेट के बीच में यही रिलेशन है। सो पॉइंट इट डाउन और रिमेंबर, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द वेन डायग्राम। व्हाट इज वेन डायग्राम, सो वेन डायग्राम ऐसा बहुत ही बच्चों का चीज है, कोई कठिन चीज नहीं है। इसको एक्चुअली वेन डायग्राम बोलते हैं, लेकिन यूलर का नाम छोड़ा जाता है। सो यूलर एक्चुअली भी है उसके साइड में, यूलर और वेन दोनों मिलकर ये प्रपोज किया था, इसलिए वेन यूलर डायग्राम बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम उसको वेन डायग्राम बोलते हैं, शॉर्ट में, ठीक है। सो टू थिंक अबाउट वेन यूलर डायग्राम और वेन डायग्राम, हमको जो फर्स्ट चीज चाहिए वो है यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। सो व्हाट इज दिस, सो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है। सो यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे लिखते हैं, अ नॉन एम्प्टी सेट of which all the sets under consideration are subsets is called the यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, तो यूनिवर्सल सेट एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जिसमें which all the sets under consideration are subsets, ठीक है। तो कैसे एग्जांपल क्या है, जैसे all the people in the world, तो उसको सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हम पीपल का एक यूनिवर्सल सेट बनेगा। वो हम ह्यूमन का कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर मैथमेटिक्स करना है, तो टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन को एक सेट का अगर एज्यूम करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो सिमिलरली देखते हैं, यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो वेन डायग्राम का थोड़ा थोड़ा चीज देखना पड़ेगा। सपोज ए इज अ सेट, A is a set, A is a set from universal set U। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, A is a set from the universal set U। याद रखना है, यूनिवर्सल सेट ऐसा एक सेट है जिसके अंदर में तुम कंसीडरेशन का मतलब क्या है, तुम जिसको लेके मैथमेटिक्स कर रहे हो, जस्ट एज्यूम दैट पर्टिकुलर सेट जिसको लेके तुम काम कर रहे हो, वो कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है।
any set, one of the any set that is under consideration for mathematical perspective is a part of a universal set. Any set is a part of universal set. Now universal set सिर्फ is always denoted by U. ये ह्यूमन पॉपुलेशन का हो सकता है, ये कुत्तों का पॉपुलेशन का हो सकता है, टोटल कितना आम का पेड़, एक ही स्पेसिफिक आम का पेड़ है उसका हो सकता है, टोटल लोग कितना कोरोना में इन्फेक्टेड हुआ है उसका यूनिवर्सल सेट बन सकता है. सो देयर कैन बी मेनी टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू कैन क्रिएट. यूनिवर्सल सेट के अंदर में जितना भी है those are actually nothing but the subsets of universal set, है ना. तो A is a set of universal set. इसको वेन डायग्राम से कैसे डिनोट करोगे? दैट मीन्स तुमको पहले क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, और बॉक्स को नामकरण करना है U. इस बॉक्स का मतलब है ये वाला बॉक्स के अंदर में जो एरिया है दैट इज द यूनिवर्सल. एजम्पशन के लिए एज्यूम करते हैं कि इस बॉक्स के अंदर में जो द एरिया इट इज कवरिंग is the whole area is called the universal set. तो हम इसी यूनिवर्स के अंदर में ही there can be different types of universal set, but when you are solving some problem it is a part of one of the universal sets. ठीक है. तो ये जो एक क्वेश्चन में लिखा है A is a set of universal set, इसको वेन डायग्राम कैसे ड्राइंग करना है, तो पहले एक रेक्टेंगुलर करके उसको U लिखना है. तो क्या हो गया, दैट मीन्स दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स इज द यूनिवर्सल सेट. एज्यूम करते हैं तो उसके अंदर में ये होगा. तो ए को हमेशा गोल करके दिखाया जाता है, सर्कुलर शेप. दैट इज माय ए. क्लियर? सो दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर इंग्लिश स्टेटमेंट. ए इज अ सेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट U. ए इज अ सेट दैट बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल सेट U. तो U इज द यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर में एक सेट. ठीक है. तो ऐसे करके तुम डिनोट कर सकते हो. So this is the Venn diagram. So let us see some few more examples of Venn diagram. तो suppose तो ये समझ में आ चुका है. The A is a set of some universal set U. तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे. So now let us take some more example and do something. तो universal set is very important concept for Venn diagram और Venn Euler diagram. एक ही बात है. ठीक है. सपोज तुमको बोला कि यूनियन बनाओ. यूनियन, तो यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब सपोज आई हैव टू सेट्स A एंड B, तो उसको मैं यूनियन लिखूंगा. तो कैसे लिखूंगा? A कैपिटल U, B दैट इज A यूनियन B. मैथमेटिकल इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है A और B दो सेट को अगर यूनियन करेंगे तो क्या होगा, तो उसमें से बहुत सारा एलिमेंट बनेगा. तो A के अंदर में 5 एलिमेंट है, B के अंदर में 10 एलिमेंट हो सकता है. उसमें से कुछ कॉमन भी हो सकता है, अनकॉमन भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि क्या है. सो X इज द यूनिक एलिमेंट. आफ्टर यू कंबाइन A एंड B, A और B दोनों को कॉम्बिनेशन, यूनियन माने कॉम्बिनेशन करना. A और B दोनों को मिलाना है एक साथ. जैसे तुमने एक पैकेट खरीदा है मसूर दाल का, एक पैकेट खरीदा है मूंग दाल का. तो दोनों दाल को एक बाल्टी में लेके, दोनों प्लास्टिक का पैकेट को एक साथ खोल के एक साथ एक ही बाल्टी में डालोगे तो क्या बनेगा? दैट विल बिकम दी यूनियन. सिमिलरली तुम दो तरीके का मसूर दाल खरीद सकते हो. एक मोटा दाना का मसूर दाल खरीद सकते हो एक पैकेट, दूसरा पैकेट तुम पतला दाना का एक मसूर दाल खरीद सकते हो. दोनों को काट के एक ही जगह अगर डालोगे, एक बॉक्स में डालोगे, तो वो मसूर दाल का ही बॉक्स बनेगा, लेकिन उसमें मोटा दाना का भी रहेगा, स्मॉल दाना का भी रहेगा. तो ये अलग अलग है. या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों ही मोटा दाना का है, दोनों को भी यूनियन हो सकता है. सो यूनियन कैन बी एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मल्टीपल सेट्स. ठीक है, कॉम्बिनेशन. तो यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन, सिंपल. तो A यूनियन B बने कॉम्बिनेशन होगा. कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? एक साथ मिलाना है, टोटलिटी करना है. सो टोटलिटी करने के बाद क्या होगा? बहुत ज्यादा एलिमेंट बनेगा, दोनों को मिलाने से बहुत ज्यादा एलिमेंट होगा. सपोज X डिनोट दोज एलिमेंट्स. A और B को मिलाने के बाद जितने एलिमेंट बनता है, X इज वन ऑफ दोज एलिमेंट्स. ठीक है. तो X इज वन ऑफ दोज एलिमेंट. तो X क्या है एक्चुअली? सो X कैन आइदर बिलोंग टू A,
तो x a का भी पार्ट हो सकता है और x b का भी पार्ट हो सकता है. सो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ यूनियन. क्लियर? सेट का यूनियन ऐसे ही लिखते हैं. तो जैसे मैंने बोला, तुम्हारे पास एक ए सेट है, तुम्हारे पास एक बी सेट है, तो उसमें से बहुत एलिमेंट है. तुमने क्या कि उसमें से कुछ कुछ एलिमेंट कॉमन भी हो सकता है, अनकॉमन भी हो सकता है, मुझे नहीं पता. तो दोनों को तुम अगर एक ही जगह में डालोगे, क्या होगा? मिक्स होगा, बहुत ज्यादा बनेगा ना. सो वन ऑफ दोज एलिमेंट को मैंने बोला एक्स. तो एक्स क्या है? एक्स ए का भी हो सकता है या फिर और बी का भी हो सकता है. तो हमेशा आसानी से समझने का कोशिश करो तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल थिंग. खाली मैथमेटिकल थिंग बोलने से तो नहीं होगा, यू हैव टू डिजाइन दिस यूजिंग द वेन डायग्राम. तो अगर बोलेगा कि भाई इसको डिजाइन करो तो वेन डायग्राम में, तो कैसे होगा? वेरी इजी. तो वेन डायग्राम में डिजाइन करना है तो क्या करना है? फर्स्ट यू मेक द ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसको नामकरण करो यू. यू मतलब यूनिवर्सल सेट. तो तुम एज्यूम करो कि ए और बी ये दोनों सेट यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है. बोथ ए एंड बी आर पार्ट ऑफ यू. दैट मीन्स यू के अंदर में ही होगा ए और बी. तो हम क्या करने का कोशिश कर रहे हैं? हम मिलाने का कोशिश कर रहे हैं. सो सपोज आई हैव ए सेट ए and I have another set B and I want them to merge. तो क्या होगा? तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, है या नहीं? So this is the union structure. Clear? So this is the union. So total मिला के ये जो टोटल एरिया हुआ ना A और B, ये टोटल मिला के जो हुआ, that is your union. Clear? So one example. Suppose A के अंदर में है 2, 3, 4, B has 4, 5, 6. So what is A union B? A union B क्या होगा? A और B दोनों को मिलाना है. मिलाओ. A के अंदर में है 2, 3, 4, B के अंदर में है 4, 5, 6. सबको लिख एक बार भी मिलाया, लेकिन फिर देखना है वी आर क्रिएटिंग ए सेट, तो ईच एलिमेंट शुड बी यूनिक. बट यहाँ पे 4 2 बार आया है, 2 बार नहीं लिख सकते. यू कैन ओनली राइट वंस. सो दिस इज माई यूनियन ऑफ ए एंड बी. क्लियर? कैसे कर दिया? पहले ए और बी, 2 पैकेट अलग अलग पैकेट है, एक साथ मिक्स करो. मिक्स कर दिया, फिर देखो क्या कुछ कॉमन है. अगर कॉमन है तो उसी को एक ही चीज रखो, है ना? एक चीज तो 2 बार नहीं होगा ना. दैट इज सेम पार्ट. So you just keep it once. So this is the union. Clear? Now we can go for the intersection. So what is intersection? So intersection is very easy thing. Intersection माने union का opposite. तो intersection का मतलब क्या है? Common. Union का मतलब total, सबको mix करना है. और intersection का मतलब common क्या क्या चीज है, तुम्हारा मेरे के बीच में क्या कॉमन है. दैट वी आर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर, वी आर अटैच्ड टू सिक्किम यूनिवर्सिटी. दिस इज द कॉमन थिंग. और क्या क्या कॉमन है? यू आर इंडियन, आई एम इंडियन. यू आर ह्यूमन, आई एम ह्यूमन. तो दीज आर द कॉमन थिंग्स. तो इंटरसेक्शन मतलब दो चीज के बीच में कॉमन क्या क्या है. अगेन व्हाट इट कैन बी, हाउ यू कैन राइट. तो तुम बोल सकते हो ए और बी के बीच में कॉमन क्या है. सपोज एक्स इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी. कॉमन का मतलब क्या है? एक्स ए का भी हिस्सा होगा और बी का भी हिस्सा होगा, है ना? तभी तो हम कॉमन बोलेंगे. दैट मींस एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंड और. तो यूनियन में और लिखे थे, इंटरसेक्शन में एंड लिखना है. एंड का मतलब हाँ, दोनों को मिलाना है. तो एक्स यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब दोनों को मिलाना है. 2 पैकेट था, एक साथ एक बाल्टी में डाल दिया, खत्म. दैट इज यूनियन. लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? 2 पैकेट है और मुझे देखना है दोनों में क्या कुछ कॉमन है. जो चीज कॉमन है खाली वो कॉमन चीज को अलग रखना है, बाकी अनकॉमन चीज को नहीं लेना है. सो दैट इज द इंटरसेक्शन. सो इंटरसेक्शन का सपोज ए और बी दो सेट है, दोनों को इंटरसेक्शन किया. इंटरसेक्शन करने के बाद जो कुछ बचा रहेगा मेरे पास, उसको मैंने एक्स बोला. दैट इज एक्स. तो एक्स क्या है? एक्स इज इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी. इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन.
तो x इज कॉमन ऑफ a एंड b, दैट मीन्स x a का भी हिस्सा है एंड x b का भी हिस्सा है। तो इसको हम अगर वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसा दिखेगा? तो एक यूनिवर्सल सेट तुमको क्रिएट करना है, हाँ, जिसके अंदर में एक कैलकुलेशन होगा। तो लेट्स क्रिएट इट। तो सपोज यू हैव ए सेट A, suppose you have a set B, so what is common here? What is common here? This area is common. ये जो कॉन्जंक्शन है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कॉमन है दोनों के बीच में, है ना, और बाकी पोर्शन तो अलग अलग है। There is no relation, only the middle portion, that is the intersection portion, this is your intersection portion, ठीक है, ये मिक्स पोर्शन, बीच वाला पोर्शन, दिस इज योर इंटरसेक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज द सेम एग्जाम्पल दैट वी टूक अर्लियर। ए के अंदर में 3 एलिमेंट्स है, बी इज अनदर सेट, इट हैज 3 एलिमेंट्स। नाउ आई वांट टू परफॉर्म द इंटरसेक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में कॉमन क्या है भाई? व्हिच इज कॉमन? देखो 4 ए के अंदर में भी है, बी के अंदर में भी है, बाकी चीज सब अपना अपना है, देयर इज नो कॉमन, ओनली वन थिंग इज कॉमन, दैट इज 4। So what is the answer? The answer is 4. Clear? So this is your intersection. Intersection माने दोनों में जो मौजूद है, that is intersection. Union माने दोनों को मिला के जो होगा टोटल में, ठीक है? So that is intersection, और ये गया union. तो intersection union के बाद क्या आ सकता है? There can be many things. Suppose I am giving you another example. Suppose like this. Suppose हमारे पास ए के अंदर में 2, 3, 4 है, बी के अंदर में सिर्फ 5, 6 है, तब क्या होगा बताओ? तो ए के अंदर में 2, 3, 4 है, बी के अंदर में 5, 6 है। इज एनी एलिमेंट कॉमन? नो, ए और बी के अंदर में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर कॉमन नहीं है तो मैं उसको क्या लिखूंगा? आई विल राइट इट लाइक दिस, दैट इज अ नल। इंटरसेक्शन करने के बाद तुमको क्या मिला? नल। दैट मीन्स अगर दो सेट के बीच में कोई कॉमन नहीं है, उसको मैं बोलता हूं डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट का मतलब क्या है? जिसको मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है, सेम चीज नहीं है, सब कुछ अलग अलग है, इसका सब अलग, उसका सब अलग, एक इंडिया एक पाकिस्तान। तो देयर इज नो कॉमन थिंग, दैट्स व्हाई इट इज द डिसजॉइंट सेट। क्लियर? तो अगर कोई भी चीज कॉमन नहीं है, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। अगर कॉमन है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो टेंशन की बात है, ठीक है? दोनों में से कोई भी चीज हो सकता है। You can get some common element or you may not get some common element. नहीं मिला तो उसको disjoint set बोलेंगे। नेक्स्ट जो चीज है that is the inversion और complement operation हम बोलते हैं उसको, that is the complement. What is complement? What is complement operation? These are various type of operation actually. Union operation, intersection operation, complement operation. तो suppose तुम्हारे पास एक सेट है. Remember, union, intersection, all these type of operations require at least 2 set. 2 सेट चाहिए तभी जाके इसका ऑपरेशन कंप्लीट होगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन करना है तो एक ही सेट से कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन सिंगल सेट, बाकी चीज 2 या ज्यादा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉम्प्लीमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन दी सिंगल सेट। सपोज ए इज अ सेट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसे लिखते हैं उसको? वी राइट इट ए बार, है ना? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज एक्चुअली ए बार। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या है? सपोज मेरे पास एक सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है? उसको छोड़ के जो बाकी चीज, वही तो कॉम्प्लीमेंट है ना, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो मेरे पास कैलकुलेट कर रहा हूं उसको छोड़ के बाकी जो है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट थिंग। सो इफ ए इज योर इज अ सेट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा? तो ए में जो जो चीज है उसको छोड़ दो, उसको निकालो, उसको छोड़ के और क्या क्या चीज है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? सो जैसे मैंने बोला, आज के क्लास कितना लोग कर रहे हो, who are the complementary to this class? तो आज का क्लास, अभी का क्लास सिर्फ 5-6 जन स्टूडेंट ही अटेंड कर रहा है।
तो तुम लोगों को छोड़ के बाकी जो 12-13 जन लोग अटेंड नहीं किया, दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट करने के बाद क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट करने के बाद क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जो एलिमेंट बनेगा वो एक्चुअली दोज आर नॉट प्रेजेंट नाउ, दैट मीन्स अभी का क्लास जो 7-8 जन कर रहे हो, दे उसको मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा। तो मतलब जो नहीं कर रहे हैं, who are not attending the class, they are the complementary students। तो उसको कैसे लिखूंगा, that is also x can be written at, but x is, समझ में आया, is not part of a, समझ में आया, x is not a part of a। एग्जांपल, और पहले ये डायग्राम देखते हैं, वेन डायग्राम। तो यू हैव द यूनिवर्सल सेट A and this is your set A, okay, this is my set A, sorry, this is my set A। तो क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री पोर्शन कौन सा है, A को छोड़ के जो भी चीज है, A का बाहर में जो हिस्सा है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री। A को छोड़ के एक्सेप्ट A, बाकी जितना एरिया है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एरिया। जैसे आज का क्लास कितना लोग कर रहे हो, जितना लोग कर रहे हो उसको छोड़ के जितना है, दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, so that is the thing of the complementary concept। this is the Venn diagram I am drawing side by side। ठीक है, so this is very interesting thing। so complementary is also related to the universal set। तो अगर हम इस Venn diagram को देखें तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे यही पता चल रहा है कि जिस एरिया में मैंने ब्लैक से मार्क किया है, सो दैट इज योर ए बार, है ना। ये नील गोल के अंदर में जो है दैट इज ए, गोल ए के बाहर में जो जो एरिया है दैट इज ए बार। सो ए बार क्या है एक्चुअली, सो ए बार इज नथिंग बट यू माइनस ए, है या नहीं। आज तुम्हारे पास 16 स्टूडेंट है, 16 में से आज 6 जन क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो कितना लोग नहीं कर रहे हैं, 10 जन, सेम थिंग। सो टोटल 16 इज द यूनिवर्सल सेट फॉर योर क्लास। 16 में से कितना लोग कर रहे हो, 6 कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे, दैट इज द कॉम्प्लीमेंटरी। ठीक है, तो 16 माइनस 6, सो यू कैन राइट इन दिस वे आल्सो। ठीक है, सो दैट इज वेरी इजी थिंग, कॉम्प्लीमेंटरी थिंग। Next thing you can see, these are various type of things that can be done on the, that can be designed by using Venn diagram। उसका हम बोलते हैं डिफरेंस बोल के एक ऑप्शन है। डिफरेंस इज अनदर टाइप ऑफ ऑपरेशन। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो डिफरेंस को हम कैसे लिखते हैं, सपोज यू हैव ए सेट ए एंड यू हैव अनदर सेट बी। तो डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, तो बी सेट को ए सेट से सब्ट्रैक्ट करना है, तो बी ए से बी को माइनस करना है। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस। तो सपोज ए इज अ सेट, उसमें से बी को सबट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो क्या बचा रहेगा, जो भी बचा रहेगा उसको मैंने बोला एक्स। समझो, मेरे पास ए एक सेट है, बी भी सेट है, तो कुछ पोर्शन ए और बी में अगर कुछ भी कॉमन है या जो भी है उसको छोड़ो, उसको निकाल दो। ए में से बी को निकालने के बाद कुछ तो रहेगा, तो जो भी रहेगा उसको मैंने बोला एक्स। तो एक्स क्या होगा, एक सिर्फ ए का ही हिस्सा होगा एंड बी का हिस्सा नहीं होगा, बी का हिस्सा नहीं होगा। एग्जाम्पल, हमेशा एग्जाम्पल देखना है। तो जैसे एक यूनिवर्सल सेट हम देखते हैं, सपोज दिस इज माय यूनिवर्सल सेट, उसमें मेरे पास 2 सेट है, एक है ए और एक है बी। ठीक है, आई हैव सेट ए, आई हैव सेट बी। तो क्वेश्चन है ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब है ओनली दिस पोर्शन। सी दिस डायग्राम, डायग्राम देखने से तुमको अंदाज हो जाएगा। तो देखा, मैंने जिस एरिया को मार्क किया है, क्रॉस क्रॉस मार्क किया है, दैट एरिया, ठीक है, मैं अच्छे से दिखाता हूं, दिस एरिया इज एक्चुअली योर, this area is actually your a minus b। clear? so this area is your a minus b। तो इसका मतलब क्या है, a और b के बीच में क्या क्या हो सकता है, कुछ कॉमन भी चीज हो सकता है,
कॉमन को भी लेना नहीं है, उसको भी निकालना, रिमूव द कॉमन थिंग्स, ऑल्सो रिमूव ऑल द बी एलिमेंट। सिंपल भाषा में ए और बी के बीच में जो भी कॉमन है उसको भी हटाना है, और बी का अगर कुछ खुद का है उसको भी हटाना है। तो लेट अस टेक द सेम एग्जांपल फ्रॉम द टॉप। सपोज आई एम डूइंग द सेम। ए के अंदर में 3 एलिमेंट्स है, ए इज 2 3 4। बी के अंदर में 3 एलिमेंट्स है, 4 5 6। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए माइनस बी का मतलब ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ ए में है, बी में नहीं। सो ऐसा एलिमेंट which is only present in A, not in B। तो देखो तो कौन सा एलिमेंट है जो सिर्फ ए में है? 2। और कौन सा एलिमेंट है सिर्फ ए में है, बी में नहीं है? 3। और कौन सा एलिमेंट है जो ए में है, बी ना नहीं होगा? 4 इज कॉमन, तो कॉमन को भी रिमूव करना है। और बी का जो पर्सनल एलिमेंट है 5 6, उसको भी रिमूव करना है। आंसर क्या बचेगा? आंसर इज 2 3। सो दैट इज द डिफरेंस। द डिफरेंस मतलब दो सेट के बीच में से जो कॉमन है रिमूव द कॉमन, जो सेकेंड सेट का जो पर्सनल एलिमेंट है रिमूव दैट एलिमेंट ऑल्सो। सिर्फ और सिर्फ जो ए का एलिमेंट है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं IFF, माने इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू ए। सिर्फ और सिर्फ अगर x ए का ही हिस्सा है, किसी और का नहीं, तो ही हम उसको बोलेंगे कि दैट इज द डिफरेंस। So I have given very simple examples. Also I have shown you the Venn Euler or Venn diagrams of 4 different operations. किसमें कैसे कैसे तुम्हारा डिजाइन आएगा। तो डिफरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि डिफरेंस से मुझे क्या पता चलता है? सेकेंड सेट को सब कुछ निकाल देना है, मतलब सेकेंड सेट का जो जो हिस्सा है खुद का हिस्सा भी निकालना है, उसके साथ अगर पहला वाला का कुछ कॉमन है उसको भी निकालना है। सो रिमूव एवरीथिंग रिलेटेड टू सेकेंड। और पहला सेट का सिर्फ और सिर्फ जो सिर्फ खुद का है, दूसरों को नहीं, कोई कॉमन नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपना, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है? सो दैट इज द डिफरेंस। नाउ वी कैन मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिफरेंस को ऊपर बेस करके और भी कुछ ऑपरेशन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। So if you understand difference, then you can understand symmetric difference. तो symmetric difference को हम कैसे लिखते हैं? We write is in this way: A delta B. So A delta B मतलब A और B के बीच में symmetric difference है. So by this symbol we represent A with A and B having symmetric difference. तो उसका मैथमेटिक फॉर्मूला क्या है? मैथमेटिक फॉर्मूला is A minus B union B minus A. So this is your symmetric difference. Now let's take the example first. Example लूंगा, उसके बाद Venn diagram करूंगा. So let us take the example. Suppose A has few elements 2 3 4, B has few elements 4 5 6. तो तुमको क्या फाइंड करना है? सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले A माइनस बी फाइंड करना है। सो लेट्स फाइंड A माइनस बी फर्स्ट। A माइनस बी फाइंड करने का क्या रूल है? थोड़ी देर पहले निकाला है A माइनस बी, दैट इज फाइंड आउट दोज एलिमेंट्स व्हिच आर ओनली पार्ट ऑफ A। A का ही सिर्फ पार्ट है, क्या क्या है? 2 3। सिमिलरली B A भी निकालना है, क्योंकि यू नीड टू थिंग्स टू फाइंड द सिमेट्रिक डिफरेंस, A माइनस बी B माइनस A। तो A माइनस बी हमने निकाल लिया है। B माइनस A क्या है? B से A सब्ट्रैक्शन करो, दैट मीन्स द एलिमेंट्स व्हिच आर पार्ट ऑफ B ओनली, सिर्फ और सिर्फ B का हिस्सा है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ B का हिस्सा है? 5 and 6. 4 is common, so you cannot take it. So only 5 and only 6 are the personal property of B. बाकी तो common है, तो you cannot call that personal. That is a common thing. So then A minus B you get 2 3, B minus A you get 5 6.
तो उसके बाद मुझे क्या करना है, दैट मीन्स ए डेल बी सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालेगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी का क्या है मेरे पास, ए माइनस बी मतलब 2,3। उसके बाद यूनियन किसके साथ किसका, बी माइनस ए। सो ए माइनस बी को यहां पे लिखा, बी माइनस ए को यहां पे लिखा 5,6। तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, सबको कॉमन करना है, बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म दी यूनियन ऑपरेशन। यूनियन मतलब टोटल को मिलाना है। तो क्या होगा 2, 3, 5 एंड 6। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो पहले ए माइनस बी निकालो, फिर बी माइनस ए निकालो, फिर दोनों को यूनियन करो, दैट्स इट। सो दैट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस। तो अभी अगर हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देखने में कैसा होगा। तो ये है माई यू यूनिवर्सल सेट, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी। तो मुझे क्या करना है, ए माइनस बी, व्हिच इज ए माइनस बी, दिस पोर्शन is A minus B, which is B minus A, this portion is B minus A। तो कॉमन क्या हुआ, कैसे कॉमन मिलेगा, इसको और इसको, ये टोटल बीच वाला जो हिस्सा है उसको लेना नहीं है, बिकॉज दैट इज कॉमन, यू लीव इट। बाकी जो मैंने मार्क करके दिया है ये दोनों एरिया को लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ही तुम्हारा symmetric difference निकालेगा। So we have found many things today. We have found the union operation. We have seen how to find the intersection operation, how to find the complementary operation, how to find what is disjoint set, what is the difference between two sets. Difference मतलब a minus b, a minus b का मतलब है सिर्फ और सिर्फ a में ही है एलिमेंट, b में कुछ नहीं है। So that is द एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है 4 is common to A and B, but you cannot take the common, only और only सिर्फ और सिर्फ A का। कौन कौन है, 2 and 3। ऐसे करके B माइनस A का भी तुम निकल सकते हो 5 and 6, फिर दोनों को सबको मिलाओ, that will be your symmetric difference, ठीक है। So these are the various type of things that you can various types of operation that can be performed over the sets. So do you have any question at this point? No sir. Okay. तो यही जो चीज है जो सेट थ्योरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेट थ्योरी इज नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, इट इज वेरी इजी। एक बार एग्जांपल अगर तुम लोग देख लिए तो यू कैन रिमेम्बर इट। एग्जांपल से समझ में आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, तो हमको अभी अगर पता है कि कैसे सब्ट्रैक्शन करना है, कैसे यूनियन करना है, यूनियन मतलब टोटल, इंटरसेक्शन माने कॉमन, कॉम्प्लीमेंट्री माने जो अभी है उसको छोड़ के बाकी सब, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। सब्ट्रैक्शन मतलब पहले वाला का सिर्फ और सिर्फ पहले वाला का एलिमेंट होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन दोनों तरफ का सब्ट्रैक्शन करके यूनियन करने को बोलते हैं सिमेट्रिक ऑपरेशन, ठीक है। तो इसके साथ एक चीज रिलेटेड है, उसको क्या बोलते हैं पता है, दैट इज कॉल्ड दी ऑर्डर्ड पेयर कॉन्सेप्ट। उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर कॉन्सेप्ट। तो ऑर्डर्ड पेयर कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सपोज हमारे पास दो सेट है, सेट ए है और सेट बी है। तो मेरे पास दो सेट है, दे आर नॉन एम्प्टी, माने दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है ए, स्मॉल ए, जो ए के अंदर में है, ठीक है। अब मेरे पास और एक एलिमेंट है बी, जो बी का पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। हो सकता है ऐसा दैट आई हैव टू डिफरेंट सेट्स ए एंड बी। तो एक एलिमेंट ऐसा है ए, स्मॉल ए, व्हिच इज पार्ट ऑफ ए। सिमिलरली अनदर एलिमेंट स्मॉल बी इज पार्ट ऑफ सेट बी। अगर ऐसा सिचुएशन है कि दो सेट मैंने ले लिया, अलग अलग सेट है, मुझे नहीं पता किसमें क्या है, तो फर्स्ट सेट से एक एलिमेंट है ए, सेकेंड सेट का एक एलिमेंट है बी। तो ऐसा अगर चीज है और उसको मैं अगर कुछ
इस तरीके से लिखूंगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट ऐसा, फर्स्ट ब्रैकेट डाल के स्मॉल ए को पहले लिखा, कॉमा देके स्मॉल बी को नेक्स्ट में लिखा। तो इफ यू राइट द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट इन दिस फैशन, इस तरीके से लिखोगे, देन वी कॉल दिस एज ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मतलब क्या है? जोड़। एक वन पेयर, टू एलिमेंट्स आर देयर, सो इट इज अ पेयर, बट इट इज ऑल्सो ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है? फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट, दैट इज द ऑर्डरिंग। क्लियर? ऑर्डरिंग मतलब कौन किसका हिस्सा है। ए पहले लिखा है माना ए पहला सेट का पार्ट है, बी सेकेंड में लिखा है माना बी दूसरा सेट का पार्ट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड। और पेयर का मतलब दो, देयर आर टू एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेयर। ठीक है? तो अगर मैं बोलूंगा, ठीक है, तो नाउ इफ यू अंडरस्टैंड, नाउ आई एम टेकिंग गिविंग वन एग्जांपल, 2 4 ए के अंदर में है, बी के अंदर में है 5 6, लेट अस टेक टू एनीथिंग एल्स, एनीथिंग हो सकता है। सो आई एम टेकिंग 2, 7, 8। ठीक है? सपोज आई हैव टू सेट्स, ए 2 and 4 है, बी के अंदर 2, 7, 8 है। नाउ फाइंड आउट द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे निकालते हैं? ऑर्डर्ड पेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट पहले लिखना है। फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2। फिर सेकेंड सेट क्या है मेरे पास? बी। सेकेंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2, उसको लिखो। और क्या हो सकता है? ए से 2 लिखो, बी से 7 लिखो। और क्या हो सकता है? ए से 2 लिखो, बी से 8 लिखो। और क्या हो सकता है? ए का सेकेंड एलिमेंट लो, दैट इज 4, बी का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 2। और क्या हो सकता है? एक ए से 4, बी से 7। और क्या हो सकता है? ए से 4, बी से 8। So these are the various ordered pairs that is possible from these two set. Clear? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारे पास, हर एक पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ए, एंड द सेकेंड एलिमेंट आर पार्ट ऑफ बी। यस और नो? ठीक ही तो है। सिमिलरली हियर 4 is the first element of the ordered pairs, so it is part of A. 2, 7, 8, they are the second element, they are part of B. Clear? So this is a very simple but easy example, but you can understand it easily. So हमको हमेशा पहला सेट में जितना भी एलिमेंट है तुम उसको आगे लिखना है बस। That will be placed before the next element of B. ठीक है? तो बी में 3 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, कितना भी है कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन में रखो पेयर का, और पेयर का सेकंड पोजीशन में बी का एलिमेंट। सो इफ इट इज योर पेयर, तो फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम ए, सेकंड एलिमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम बी। अगर ऐसा तुम लिखोगे उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। सो ए के अंदर में कितना एलिमेंट है? दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 2 इन दिस एग्जांपल। व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ बी? बी के अंदर में कितना एलिमेंट है? 3। सो टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितना बनेगा? ऑर्डर्ड पेयर में हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स आर क्रिएटेड? 6। दैट इज कैसे आएगा? मल्टीप्लिकेशन। दैट्स इट, वेरी सिंपल। सो टोटल नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज 6। ठीक है? ए का 2 है, बी का 3, सो टोटल कैसे होगा? 6। तो सिमिलरली अगर ए का टोटल एलिमेंट है n, बी में टोटल एलिमेंट है m, तो इसका कार्डिनलिटी अगर करोगे उसका ऑर्डर्ड पेयर का, तो टोटल कितना एलिमेंट होगा? n क्रॉस m। सो दिस इज द वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है? तो ए का कार्डिनलिटी n मतलब ए में n एलिमेंट्स है, बी का कार्डिनलिटी n मतलब बी में m एलिमेंट्स है, ए में n, बी में m।
सो टोटल कितना हो सकता है ऑर्डर्ड पेयर में? जस्ट मल्टीप्लाई n इंटू m। वही तो देखा कि इसमें 2 है, इसमें 3, सो 2 इंटू 3, यस, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। तो टोटल 6 होगा। तो n इंटू m, nm नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी क्रिएटेड। ठीक है, सो दिस इज द टोटल नंबर। तो मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है। टोटल nm नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स यू कैन क्रिएट। ओके, नाउ if you understand this, ठीक है, if you understand this, तो ऑर्डर्ड पेयर के साथ now we can relate to very important and most important thing of the set theory, that is Cartesian product. This is the most important part of the set theory. Obviously it is related to the ordered pair concept. सपोज तुम्हारे पास एक सेट है, तुम्हारे पास बी एक सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं? क्रॉस साइन देके। इफ यू पुट ए क्रॉस साइन, दिस इज नॉट एक्स, दिस इज क्रॉस, ए क्रॉस बी, तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी मीन्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो होता क्या है ये चीज? एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट द ऑर्डर्ड पेयर। देखो कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर को कैसे लिखते हैं? तो ऊपर में लिखा है ऑलरेडी, अभी भी लिखा ही है ऊपर में। तो ऑर्डर्ड पेयर हम क्या करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से लिखते हैं, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड, कोई भी सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से लिखते हैं, ठीक है, और कोई भी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से ही लिखना पड़ेगा। सो दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट is nothing but the set of all the ordered pairs. Again I am repeating, Cartesian product is the set of all the ordered pairs. Cartesian product is the set of all the ordered pairs. तो जैसे मैंने ऊपर में एग्जांपल लिखा था 2,4 एंड 2,7,8, ए और बी दो सेट था, तो दोनों से कितना ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट हुआ था? टोटल 6। सो इससे ज्यादा होगा नहीं, ये दोनों को मिला के 6 ही हो सकता है मैक्सिमम। सो वो तो अलग अलग था, अलग अलग होने से इसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू क्लब देम, यू टू ग्रुप देम। ग्रुप का मतलब क्या है? इसीलिए सेकेंड ब्रैकेट डाला। सेकेंड ब्रैकेट का मतलब है हम सेट बनाना चाहते हैं। तो जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है उसको अगर एक तो सबको एक सेट में डाल दोगे, उसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। दैट्स इट। सो ए क्रॉस बी मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो देखने में कैसा होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट? इट इज एक्चुअली सेट, इसीलिए सेकंड ब्रैकेट दिया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट। इट इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर को ए कॉमा बी लिखा जाता है फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, ब्रेस के अंदर। और इसमें क्या होता है? इसमें ए जो है दैट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट कैपिटल ए, और बी जो है स्मॉल बी दैट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट दैट इज कैपिटल बी। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखना है। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल एंड यू विल अंडरस्टैंड। अनदर एग्जांपल वी विल टेक फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, सो लेट अस टेक वन एग्जांपल। सपोज आई हैव ए सेट ए, उसमें है 1,2। आई हैव ए सेट बी, उसमें है x, y। ठीक है, आई हैव अनदर सेट दैट इज x, y। हो गया? बैठ क्यों नहीं रहा है मेरा काली? लुट गया। हाँ, लुट गए, लुट गए, मर गए। आजा मेरे बाबा, आजा आजा आजा। रुक क्यों गया? काम नहीं कर रहा है, गर्म हो गया। पत्नी लुटो, लुट गए, हम लुट गए। ऑफ कर दिया, फिर से लगाता हूं। हाय हाय रे, मर गया। तो रुकने से नहीं होगा, जितना भी है मैं किसी और जगह लिखने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज हियर आई एम राइटिंग इट
नोटपैड में ही लिख देते हैं क्या है। ठीक है, ठीक है। तो ए के अंदर में क्या है, ए के अंदर में दो एलिमेंट है 1, 2। बी के अंदर में क्या है, दो एलिमेंट है x, y। ठीक है, तो हम अगर इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एक्स बी, और कार्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो कैसे लिखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो फर्स्ट वन लिखना है, क्योंकि वन फर्स्ट सेट का पार्ट है। देन एक्स लिखना है, एक सेकेंड सेट का पार्ट है। और क्या हो सकता है, वन फर्स्ट सेट का है, वाई सेकेंड सेट का है। और क्या हो सकता है, टू फर्स्ट सेट का है, एक सेकेंड सेट, एक्स सेकेंड सेट का है। और क्या हो सकता है, 2, y। सो दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यही बोलने का कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं है। सो दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। दैट इज एक में जो भी एलिमेंट है वो हमेशा पहले पहले रहेगा। जैसे यहाँ पे एक पहले है, एक, तो एक मतलब इट इज पार्ट ऑफ ए, एक्स इज पार्ट ऑफ बी, वाई इज पार्ट। कॉमा के बाद जो भी होगा इस फर्स्ट एक एक ब्रैकेट के अंदर, पहला वाला होगा फर्स्ट सेट का, दूसरा वाला होगा सेकेंड सेट का, हमेशा ऐसा होगा। सो टोटल कितना हो सकता है, n इंटू एम। तो पहला में दो एलिमेंट है, सेकेंड सेट में दो एलिमेंट्स है, 2 इंटू टू, टोटल कितना हुआ, टोटल 4, 1, 2, 3, 4। तो टोटल 4 बन सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता है। इट इज हैपनिंग नाउ, वेरी गुड, लिख रहा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का आई होप यू अंडरस्टूड इट। आई कैन टेक अनदर एग्जांपल इफ यू वांट कार्टेशियन प्रोडक्ट। Suppose you have A, you have two elements, you have three elements, X, Y, Z. You have B, you have two elements, 2, 3. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा, A क्रॉस B, that is X, 2, X, 3 हो गया। और क्या हो सकता है, Y, 2, Y, 3। और क्या हो सकता है, Z, 2, Z, 3। So that means if A has, मेरा यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, if A has 3 element, निब नहीं दिख रहा है, A has 3 element, B has 2 element. So how many, what is the cardinality of A cross B? It is nothing but cardinality of A and cardinality of B. So that is 3 multiply 2, that is 6. Yes, it is correct. And you can find it is very easily. तो पहले सेट में जितना एलिमेंट है इनटू मल्टीप्लाई बाय सेकंड सेट में जितना एलिमेंट है, देन यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज आल्सो ए सेट। तो इस सेट में कितना ऑर्डर्ड पेयर होता है, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आर देयर। सो कार्डिनलिटी, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ए सेट ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट a set of all ordered pairs. That's it. सेट ऑफ ऑल सबसेट को हम बोलते हैं पावर सेट। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, अगर तुम्हारे पास 2 या 3 जो भी सेट लेके काम कर रहे हो, उसका जितना ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है सबको एक साथ करोगे, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। और तुम्हारे पास अगर कोई एक सेट है और उसका तुमने सबके सब सबसेट को एक साथ ग्रुप किया, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, पावर सेट में सबके सब सबसेट एक साथ होता है इंक्लूडिंग नल। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर तुम्हारे पास 2 सेट है तो दोनों सेट का टोटल जितना ऑर्डर्ड पेयर है सबको एक साथ एक सेट बनाओगे, दैट इज कॉल्ड दी कार्टेशियन प्रोडक्ट। दैट्स इट, है ना। So that means a Cartesian product A cross B is not equal to B cross A. Yes or no? A cross B का मतलब क्या हुआ, x, 2, x, 3. Again y, 2, multiplication जैसा, y, 3. Again z, 2, z, 3. ठीक है,
लेकिन बी क्रॉस ए क्या होता है, देखो तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या है, पहले बी बाद में, सो होगा 2, x 2, y 2, z, तो 2 पहले लिख के बाद में सब के सब ए लिख दिया। अगेन फिर लिखो 3, x 3, y एंड 3, z, ठीक है, 3, y एंड 3, z। तो ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल। देखो आगे पीछे हो गया है। हाँ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम, ऊपर में भी 6 है, नीचे में भी 6 ही है। नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी सेम बट देयर ऑर्डर इज डिफरेंट। ऊपर में हमेशा ए का एलिमेंट पहले आ रहा था, बी का सेकंड में। बी क्रॉस में क्या हो रहा है, पहले बी का एलिमेंट आ रहा है, सेकंड में ए का एलिमेंट आ रहा है। दैट मींस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। So this is very important aspect. You should understand the Cartesian product में A cross B is not equal to B cross A. Yes. So it is a very interesting concept. I hope you understood it. Now आज इतना ही करेंगे और ज्यादा नहीं करेंगे. Now if you have any doubt till this point, next दिन हम सेट थ्योरी खत्म कर देंगे. फ्राइडे को सेट थ्योरी खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। सेट थ्योरी खत्म नहीं होगा, कुछ बाकी रहेगा। ओके, सो बाय नेक्स्ट वीक सेट थ्योरी खत्म करके विल स्टार्ट अनदर चैप्टर, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अभी कितना दिन है, 23 दिन है, 23 दिन का क्लास है मैक्सिमम। तो बोलो, डू यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनीथिंग इशू, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ऐसे इजी है, आसानी है। मेरा जो मेन फोकस ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज ग्राफ थ्योरी। सेट थ्योरी पढ़ना पड़ता है तो थोड़ा पढ़ा दिया, बट सेट थ्योरी इज नॉट माय कंसर्न। माय कंसर्न इज ग्राफ थ्योरी। कंप्यूटर साइंस में ग्राफ थ्योरी ज्यादा चाहिए, ठीक है। बट एज वी नो दैट एवरी मैथमेटिकल मॉड्यूल ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेट थ्योरी। सब कुछ सेट थ्योरी से स्टार्ट होता है। First we will end the set theory, then we will end the logic. Propositional logic का एक चैप्टर है, वो खत्म कर देंगे, ठीक है। तो सेट थ्योरी, प्रोपोजिशनल लॉजिक दोनों चैप्टर, प्रोपोजिशनल लॉजिक से क्वेश्चन आता है नेट गेट में, तो प्रोपोजिशनल लॉजिक चैप्टर खत्म कर देंगे। उसके बाद we will move to the graph theory directly and we will stay in graph theory as long as possible. तो ग्राफ थ्योरी को ज्यादा हमको पढ़ना है, ठीक है, बाकी चीज थोड़ा थोड़ा। तो आज इतना ही, नेक्स्ट दिन मिलते हैं एंड यू विल हैव द एग्जाम ऑन सैटरडे। जैसे मैं टाइम बोल दूंगा 10 to 11 के आसपास ही होगा, और लेकिन क्योंकि 10 मार्क्स का है सो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम, 10 to 15 मिनट्स का ही होगा मैक्सिमम। और ऑनलाइन एग्जाम कर दूंगा कुछ कुछ चीज में, जस्ट यू हैव टू ओपन, क्लिक एंड सबमिट। लिखने का कोई झमेला नहीं है, ठीक है, लेकिन टाइम बाउंड करना है। जैसे ये फाइनल एग्जाम में भी बहुत लोगों ने आफ्टर द शेड्यूल्ड टाइम बहुत लोगों ने आंसर शीट सबमिट किया है, बहुत लोगों ने, बहुत, ठीक है। तो शर्म लगना चाहिए कि इतना एक्स्ट्रा समय मिलने के बाद भी कैसे खत्म नहीं होता है टाइम, है? ये तो शर्म की बात है। So that will not happen in this semester. So अगर 15 मिनट का एग्जाम मैंने दिया, 15 मिनट मैंने 15 मिनट ही है, no 1 second एक्स्ट्रा। तो जितना समय है तो 5 सेकंड पहले सबमिट करना है। तो तुमको जो भी सबमिट करना है ऑनलाइन सबमिट, फिर नहीं बोलना सर सबमिशन मुझे नहीं पता है, सबमिशन नहीं हुआ, नहीं हुआ। लास्ट सेमिस्टर भी बहुत लोगों का ऐसा हुआ था, फिर रिक्वेस्ट किया था सर नहीं हो रहा है, बाद में नहीं होगा, लेकिन ये हुआ है रिपीटेडली। बहुत लोगों का बहुत बार हुआ है इन लास्ट सेमेस्टर, इंटरनल एग्जाम में हुआ है, फाइनल एग्जाम में हुआ है। इस बार ऐसा नहीं है, नहीं हुआ तो नंबर 0 ही, डायरेक्टली 0, ठीक है, कोई फर्दर एक्सक्यूज नहीं होगा। इंटरनेट नहीं है, दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, फ्राइडे को मिलते हैं, उसके बाद सैटरडे को एग्जाम होगा। डिजिटल लॉजिक तो होगा ही, मैथ अभी नहीं होगा, जैसे मैंने बोला डिजिटल लॉजिक ईच वीक होगा, बट सॉरी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर ईच वीक होगा,
और मैथमेटिक्स इज नॉट रेगुलर बेसिस, कभी कभार होगा। इतना ही है, चलो टाटा बाय बाय।